हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है आप सभी को मेरी तरफ से। गुड इवनिंग। हमने इससे पहले दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने स्टेट पॉलिटी शुरू की है, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक आरपीएससी के बारे में जाना था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में जाना था। उसके बाद में कल हमने जो टॉपिक किया था राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हमने समझा। और आज का हमारा तीसरा टॉपिक है, ये आज का हमारा तीसरा टॉपिक है। ये हमारी आज की थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, आपके क्या मानवाधिकार के क्या आयोग के क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो आज हम राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है, जो राजस्थान में विभिन्न तरह के कार्य करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसकी स्थापना कब हुई, इससे आरएस प्री जैसे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग, सबसे पहले राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना देखते हैं हम। इसके स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई थी 18 जनवरी 1999 में, ठीक है। ये फैक्ट है, इनको याद रखना आपको आवश्यक है, ये चाहे रट लो आप, ठीक है। इसमें समझाने लायक भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 में, ठीक है। और आयोग की स्थापना हुई 23 मार्च 2000 में। ये डेट आप याद रखना, आयोग की स्थापना हुई 23 मार्च सन 2000 में आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद में ये एक सांविधिक आयोग है। सांविधिक को मतलब कानूनी आयोग है, ये वैधानिक आयोग है, ठीक है। क्यों क्यों है ये एक सांविधिक आयोग? क्योंकि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत हुई। इसलिए एक संविधान सांविधिक या फिर वैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत की गई, ठीक है। यह भी एक सलाहकारी आयोग है। कौन सा आयोग है? एक सलाहकारी आयोग है, ठीक है। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। हमने जो दो आयोग पढ़े उसमें भी हमने स्ट्रक्चर की बात करी, और इसमें भी हम संरचना की बात करते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है इसकी। तो इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और दो सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। इसमें एक 3 सदस्यीय आयोग है, ठीक है। अध्यक्ष एक होता है, जो 2 सदस्य होते हैं। इसमें एक सदस्य तो रहता है पुलिस महानिरीक्षक। कौन? पुलिस महानिरीक्षक, आईजी। और दूसरा रहता है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। इसमें 2 सदस्य होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार से है, सबसे पहले अध्यक्ष, फिर सदस्य, फिर सचिव, फिर उप सचिव, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संरचना है, अध्यक्ष, सचिव, ठीक है। सबसे पहले अध्यक्ष, फिर सदस्य, ये 2 सदस्य हो गए। फिर सचिव, जो सचिव होता है वो आईएएस अधिकारी होता है, और उप सचिव ये आरएस अधिकारी होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संरचना है, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, उप सचिव, ठीक है। उसके बाद में हम इसकी योग्यता की बात करें, अध्यक्ष की क्या क्या योग्यता होती है, तो योग्यता की बात करें तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश इस पद पर नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब नोट लगा के आप इंपोर्टेंट चीज याद रखना, सेवारत या कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कि जो सेवानिवृत्त या फिर कार्यरत जो भी न्यायाधीश है जिसकी नियुक्ति की जाती है इस अध्यक्ष के पद पे, तो नियुक्ति करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार से हमने नोट में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लिया, ठीक है। अब हम इसके सदस्यों की बात करते हैं। इसमें जो 2 सदस्य रहते हैं वो 2 सदस्य कौन कौन रहता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जो 2 सदस्य होते हैं, उन 2 सदस्यों में जो फर्स्ट सदस्य होता है, जो सबसे पहला सदस्य होता है, 2 सदस्यों में ये फर्स्ट सदस्य होता है, इसकी क्या योग्यता होती है? तो जो पहला सदस्य होता है इसकी योग्यता है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर रिटायर्ड न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का उसको अनुभव हो। एक तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त या फिर रिटायर्ड न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरी बात, जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभव उसको होना चाहिए। सदस्य नंबर 2 की बात करते हैं। सदस्य नंबर 2 की क्या योग्यता है? तो सदस्य नंबर जो 2 है वो व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो, जो मानवाधिकारों का विशेष ज्ञाता हो, उसको हम अध्यक्ष के पद, इस पे सदस्य के पद पर नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वर्तमान संरचना की बात करते हैं
कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी वर्तमान संरचना क्या है, वर्तमान स्ट्रक्चर उसका क्या है। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है श्री गंगाराम मूलचंदानी। इंपोर्टेंट है, ये अभी बना है, श्री गंगाराम मूलचंदानी रिटायर्ड न्यायाधीश है। कौन सा? रिटायर्ड न्यायाधीश है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री गंगाराम मूलचंदानी। सदस्य की बात करते हैं तो इसका पहला सदस्य है अशोक गुप्ता, दूसरा सदस्य है श्री रामचंद्र सिंह झाला। दो सदस्य होते हैं, पहला अशोक गुप्ता, दूसरा श्री रामचंद्र सिंह झाला। नियुक्ति कौन करता है इसकी? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है, अध्यक्ष और सदस्य की। ठीक है, समिति जो नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है, तो उस समिति में कौन कौन से सदस्य रहते हैं? तो उस समिति के सदस्य की बात करें हम, तो उस समिति में जो सदस्य रहते हैं उसमें पहला सदस्य है मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री होता है वो इस समिति का अध्यक्ष होता है, एक विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष और गृह मंत्री, ये चार इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन होता है? एक तो सीएम जो अध्यक्ष होता है, एक विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, और एक होता है गृह मंत्री। ये चार ये इस समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, यदि राज्य में विधान परिषद के प्रावधान हो, तो अगर राज्य में विधान परिषद के प्रावधान हो तो विधान परिषद का सभापति भी इसमें शामिल होता है और विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। अगर विधान परिषद का प्रावधान हो तो विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब हम कार्यकाल की बात करते हैं कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका कार्यकाल कितना होता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इस कार्यकाल को आप याद रखना, इसका कार्यकाल होता है 3 या 70 वर्ष। ठीक है, जो भी पहले हो। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य हैं उनको पुनर्नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया है, वो दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, दोबारा इस पद को धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उनके वेतन भत्तों की बात करते हैं कि जो अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का वेतन भत्ता होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान या मुख्य न्यायाधीश के समान, और जो सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। जो अध्यक्ष है उसका तो मुख्य न्यायाधीश के समान, और जो सदस्य है उसका न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते होते हैं। ठीक है, अब हम इसके निष्कासन या हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अध्यक्ष और सदस्य को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो कौन हटाता है? सबसे पहले हटाने पर यहां आप याद रखो, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात कदाचार या असमर्थता की स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति सीधा उनको हटा सकता है किस स्थिति में? अगर दिवालिया हो जाए, नैतिक पतन उसका हो जाए, या कोई लाभ का पद धारण कर ले, या फिर मानसिक असमर्थता के रूप में जो राष्ट्रपति है वो खुद इसको सीधा हटा सकता है। ठीक है, इन मामलों में। अब हम इनके वार्षिक प्रतिवेदन की बात करते हैं कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राज्य सरकार को सौंपता है। किसको सौंपता है? राज्य सरकार को ही अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। नोट लगा के इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखो, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार नियम विनियम 2001 में बनाए गए। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए जो नियम और विनियम बनाए गए वे 2001 में बनाए गए थे। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 की महत्वपूर्ण धाराएं, इन धाराएं से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं ली जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इतनी धाराएं याद रख लेना आप, 7-8 धाराएं हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण धाराएं एक तरफ और प्रावधान एक तरफ। धारा 21 में है संगठन, क्या है धारा 21 में? संगठन या संरचना। धारा 22 में है नियुक्ति, धारा 23 में है निष्कासन, और 24 में है कार्यकाल, 25 में है कार्यवाहक अध्यक्ष सदस्यों में से ही राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और धारा 26 में है वेतन भत्ते, धारा 28 में है वार्षिक प्रतिवेदन, और धारा 33 में है आयोग हेतु वित्तीय स्वायत्तता। ठीक है, तो ये धारा एक बार और आप देख लो। धारा 21 में है संगठन, सबसे पहले उसका संगठन या संरचना बनाई जाएगी धारा 21 में। फिर 22 में है उसकी नियुक्ति की जाएगी, फिर 23 में उसका निष्कासन भी कर सकते हैं, फिर 24 में है, ठीक है, 24 में है कार्यकाल, उसका टर्नओवर कितना रहेगा, फिर 25 में है कार्यवाहक अध्यक्ष सदस्यों में से भी चुना जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, और 26 में है वेतन भत्ते, और 28 में है वार्षिक प्रतिवेदन, और 30 में है आयोग हेतु वित्तीय स्वायत्तता। तो इस प्रकार से हमने कुछ बातें देखी राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले हमने देखा
राज्य मानवाधिकार आयोग हमारा तीसरा टॉपिक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, SHRC का मतलब यही है। स्थापना हेतु अधिसूचना जारी हुई 18 जनवरी 1999 को, ठीक है। आयोग की स्थापना, ये इंपोर्टेंट है, आयोग की स्थापना हुई 23 मार्च सन 2000 को इसकी स्थापना हुई। ये एक सांविधिक यानी वैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत की गई, ठीक है, धारा 21 के तहत की गई। इसकी संरचना देखिए हम, तो संरचना में एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। जो 2 सदस्य होते हैं वो एक तो पुलिस महानिरीक्षक IG रैंक का और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है। सबसे पहले अध्यक्ष होता है, फिर सदस्य, फिर सचिव IS रैंक का, फिर उप सचिव RS रैंक का, फिर, ठीक है, ये इसकी संरचना है, अध्यक्ष सदस्य सचिव उप सचिव। योग्यता की बात करी हमने अध्यक्ष की, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। नोट लगा के याद रखो कि जो सेवानिवृत्त है या फिर सेवारत या फिर कार्यरत, नोट लगा के आपको याद रखना है कि सेवारत या कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है। मतलब जो भी सेवारत न्यायाधीश है, अगर उसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उससे नियुक्ति के पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। फिर हमने इसका सदस्य नंबर पृष्ठ की योग्यता देखी। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर रिटायर्ड न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का उसको अनुभव हो। सदस्य नंबर 2 की बात करें तो व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो या फिर ज्ञाता हो, ठीक है। फिर हमने वर्तमान संरचना देखी। वर्तमान में अध्यक्ष है श्री गंगाराम मूलचंदानी। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? श्री गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। और वर्तमान सदस्य कौन है? 2, श्री अशोक गुप्ता और श्री रामचंद्र सिंह झाला। अशोक गुप्ता, श्री रामचंद्र सिंह झाला सदस्य हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति की संरचना, इसमें अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष और गृह मंत्री, 4 सदस्य होते हैं इसमें। यदि राज्य में विधान परिषद के प्रावधान हो तो विधान परिषद का सभापति और वहां का विधान परिषद का विपक्ष का नेता। कार्यकाल 3 या 70 वर्ष जो भी पहले हो, और अध्यक्ष और सदस्य की पुनर्नियुक्ति के भी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। वेतन भत्तों की बात करें तो अध्यक्ष का वेतन भत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान और सदस्य का वेतन भत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। निष्कासन या हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात कदाचार या असमर्थता की स्थिति में राष्ट्रपति सीधा हटा सकता है, दिवालिया, नैतिक पतन, लाभ का पद या फिर मानसिक रूप से वह विकृचित हो जाए तो, ठीक है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। नोट लगा के याद रखो, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार नियम विनियम 2001 में बनाए गए और राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 की महत्वपूर्ण कुछ धाराएं हैं। धारा 21 में है संरक्षण या फिर संरचना, धारा 22 में है नियुक्ति, 23 में है निष्कासन, 24 में है कार्यकाल, 25 में है कार्यवाहक अध्यक्ष सदस्यों में से ही राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, 26 में वेतन भत्ते, 28 में वार्षिक प्रतिवेदन और 33 में आयोग हेतु वित्तीय स्वायत्तता। हेलो दोस्तों, अब हम राज्य मानवाधिकार आयोग के कुछ अध्यक्ष की बात करते हैं कि कुछ इसके अध्यक्ष रहे हुए हैं। एक तरफ मैंने अध्यक्ष लिखा है और एक तरफ उनका विवरण लिखा है। ये कुछ अध्यक्ष है जो कि पहले रह चुके हैं, इनसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक तरफ तो हमने अध्यक्ष लिखा है और एक तरफ उसका विवरण लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष देखते हैं। सबसे पहला अध्यक्ष है जस्टिस कांता भटनागर। जो जस्टिस कांता भटनागर है ये प्रथम अध्यक्ष थे और मद्रास न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल भी जस्टिस कांता भटनागर का ही रहा है। दूसरा है जस्टिस सगीर अहमद। जो जस्टिस सगीर अहमद है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। और तीसरा है, ठीक है, तीसरा है जस्टिस एनके जैन। एनके जैन भी इंपोर्टेंट है। एनके जैन मद्रास व कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त चुने जा चुके हैं और अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका रहा है और हिमाचल प्रदेश में ही ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। चौथा है जस्टिस प्रकाश टाटिया। जो प्रकाश टाटिया जी है ये झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो प्रकाश टाटिया जी है ये झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। पांचवा है न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास। जो जीके व्यास है ये राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। इनके बाद आया था हमारा जो नया अध्यक्ष आया, ठीक है।
तो न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के कुछ कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्ष की बात करते हैं कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उनके कौन कौन से कार्यवाहक अध्यक्ष है। इनसे क्वेश्चन आता है, इनको याद रखना आप, कांता भटनागर, जस्टिस सगीर अहमद वगैरह को। ठीक है, अब कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो इसमें एक था जस्टिस या फिर न्यायमूर्ति अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, HR कुरी, महेश चंद्र शर्मा और श्री फुकराज सिवी। इस प्रकार से हमने कार्यवाहक अध्यक्ष भी देख लिए हैं, ये इंपोर्टेंट है इसलिए इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस कांता भटनागर, प्रथम अध्यक्ष मद्रास न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यूनतम कार्यकाल। जस्टिस सगीर अहमद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। जस्टिस NK जैन मद्रास व कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त व सर्वाधिक कार्यकाल न्यायाधीश के रूप में, और हिमाचल प्रदेश के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जस्टिस प्रकाश टाटिया झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास जो GK व्यास है राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करी हमने, न्यायमूर्ति अमर सिंह गोदरा, जगत सिंह, HR कुरी, महेश चंद्र शर्मा और श्री फुकराज सिवी। इस प्रकार से हमने कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में देखा। अब हम राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के कुछ मुख्य प्रावधानों के बारे में देखेंगे। मतलब 2019 में इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रावधान किया गया है कि सेवारत या रिटायर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा प्रावधान, आयोग का तीसरा सदस्य अनिवार्य रूप से एक महिला होगी। तीसरा प्रावधान, आयोग में पदेन सदस्यों के कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ 7 सदस्य इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, कि कुछ 7 इसमें पदेन सदस्य रहेंगे, उसके बारे में 7 सदस्यों का वर्णन इसमें जिक्र किया गया है कि इसके कुछ 7 पदेन सदस्य होंगे, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो वो 7 पदेन सदस्य कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम देखेंगे आज। ठीक है, तो वो 7 सदस्य होंगे। अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, SC का अध्यक्ष, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग का, ST का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष, राज्य दिव्यांग बोर्ड का अध्यक्ष और राज्य बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष। आयोग के कुछ कार्य और भूमिका के बारे में बताया गया है कि हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को तो पढ़ तो लिया है, लेकिन इसके कार्य क्या क्या है, इसके क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो अध्यक्ष के कार्य और भूमिका के बारे में देखें हम सबसे पहले। तो अध्यक्ष के कार्य और भूमिका के बारे में देखें तो लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की सुनवाई करता है। ये आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। क्या क्या शक्तियां प्राप्त है? लोक सेवक को लोकायुक्त कार्यालय में बुलाना, लोक सेवक को गवाही व साक्ष्य हेतु बुलाना, राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगवाना, लोक सेवक का शपथ पत्र पर बयान लेना, लोक सेवक के विरुद्ध राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करवाना, ये अन्य कार्य आ गए इसके। न्यायालय में लंबित मामलों में न्यायालय की अनुमति से सुनवाई करना, पीड़ितों को मुआवजे व क्षतिपूर्ति की सिफारिश करना, जेलों, पुलिस थानों व अन्य सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण करना, जागरूकता कार्यक्रम जैसे मानवाधिकार संदेश पत्रिका का संबंध इससे है, अपील पैक्स के माध्यम से किया जाएगा, और जयपुर घोषणा पत्र का संबंध भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से है। क्षेत्राधिकार से बाहर के मामलों की हम बात करें कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका क्षेत्राधिकार से बाहर कौन कौन से मामले हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्षेत्राधिकार से कुछ बाहर के मामले, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसके क्षेत्राधिकार से बाहर के कौन कौन से मामले हैं। तो 1 वर्ष पुराने मामले इसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, सैन्य प्रशासन से संबंधित मामले नहीं है, न्यायालय में लंबित मामले इसके अधिकार में नहीं है, व्यक्तिगत मामले और लोक सेवक वह मामले जो कि लोक सेवकों से संबंधित नहीं है तो वह भी इनसे बाहर है। इसकी कमियां क्या क्या है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की कमियां है, ये एक सलाहकारी आयोग है, 1 वर्ष पुराने मामले नहीं देख सकता है, सैन्य मामले इससे बाहर किए गए, व्यक्तिगत मामले इसमें नहीं है, रिक्त व अत्यधिक रिक्त अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद और वार्षिक प्रतिवेदन का विधानसभा में चर्चा नहीं होना, ये उसका कमियां है। और इसके सुझाव, अब इसके सुझाव क्या क्या दे सकते हैं, ये तो हमने कमियां पढ़ ली। अब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सुझाव क्या क्या बता सकते हैं, उन सुझाव के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके सुझाव के बारे में अगर हम देखें तो क्या क्या सुझाव किए जा सकते हैं इसमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में।
तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में अगर हम सुधारों की बात करें तो क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इसमें हम ऐसे ही देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि जो 1 वर्ष पुराने मामले उन पे भी इन पे भी ये देख रेख करे और सैन्य मामले इनके अधीन किए जाए, व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई ये करे और इनके वार्षिक प्रतिवेदन का विधानसभा में चर्चा हो। तो इस प्रकार से हम कमियों से ही हम इनके सुधार देख सकते हैं। तो जो कमियां हैं इनका विपरीत कर देना, आप इनके सुधार आ जाएंगे। आप अब ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सभी दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।